स्टूडेंट, साइंस फर्स्ट का 8वां चैप्टर धातु विज्ञान। धातु विज्ञान में हम धातु विज्ञान की प्रक्रिया को पढ़ रहे थे कि धातु विज्ञान की प्रक्रिया 3 सोपानों में होती है। अयस्क का सांद्रीकरण, अयस्क का सांद्रीकरण में मैंने बताया था कि अयस्क में बहुत सारी मृदा होती है, अशुद्धियाँ होती हैं, उनको जिनको मृदा कहते हैं। मृदा अशुद्धियों को अलग करके सांद्र अयस्क प्राप्त करने की प्रक्रिया को अयस्क का सांद्रीकरण कहते हैं। भिन्न भिन्न अयस्कों में जो अशुद्धियाँ होती हैं अलग अलग होती हैं, उनकी सांद्रता भी अलग अलग होती है। इसलिए अयस्क के सांद्रीकरण की अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं। अयस्क में जो धातु प्राप्त होती है उसका क्या गुणधर्म है, अयस्क में जो मृदा होती है उसका क्या गुणधर्म है, इसके ऊपर अयस्क का सांद्रीकरण किया जाता है। तो उसमें मैंने आपको बताया कि सांद्रीकरण की भी कई पद्धतियां हैं। तो पहली पद्धति है गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति। गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति का उपयोग करके अयस्क के भारी जो कण होते हैं, मृदा अशुद्धि जो हल्की होती है, उनसे क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। गुरुत्वीय पृथक्करण की 2 पद्धतियां हैं, विल्फी टेबल मेथड और जल शक्ति पर आधारित पृथक्करण पद्धति। तो पहला गुरुत्वीय पृथक्करण की पद्धति है विल्फी टेबल मेथड। इस पृथक्करण की पद्धति में लकड़ी के पतले और कम चौड़े और कम ढलान वाले फलियां लगाकर, पृष्ठभाग लगाकर एक विल्फी टेबल बनाया जाता है। आप डायग्राम में देख रहे होंगे। इस तरह लकड़ी के पतले, कम चौड़े और कम ढलान वाले पृष्ठभाग को लगाकर विल्फी टेबल बनाया जाता है। यह टेबल हमेशा क्या होता है, कंपित होते रहता है, उसको हमेशा कंपन कराया जाता है उस टेबल पर। इस टेबल पर अयस्क का चूर्ण डाला जाता है। अयस्क का चूर्ण कैसे बनता है, पहले अयस्क को बॉल मिल में डालकर उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं, अयस्क का चूर्ण बनाया जाता है। फिर अयस्क के चूर्ण को टेबल के ऊपरी सिरे द्वारा छोड़ा जाता है और उसमें पानी का भी प्रवाह छोड़ा जाता है। देखो, टेबल के ऊपरी सिरे से पानी भी प्रवाहित किया जाता है। पानी के प्रवाह के कारण हल्की जो मृदा अशुद्धियां हैं वह दूर चली जाती हैं, लेकिन जो भारी जो अयस्क के कण है वह जो टेबल के जो लकड़ी के पतले टुकड़े हैं उसके अंदर, जो उनके अंदर गैप है, उनके अंदर क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं। भारी कण पीछे ही अटक जाते हैं, खांचों में जमा हो जाते हैं और पानी के प्रवाह के कारण अशुद्धियां दूर चली जाती हैं। इस तरह अशुद्धियों को, मृदा को और अयस्क के भारी कण को अलग अलग किया जाता है। अब जल शक्ति गुरुत्वीय पृथक्करण की दूसरी पद्धति है जल शक्ति पर आधारित पृथक्करण पद्धति। जल शक्ति पर आधारित पृथक्करण की पद्धति में एक शंक्वाकार पात्र होता है। देखिए, एक शंकु के आकार का पात्र होता है जिसके निचले सिरे, जिसका निचला सिरा एकदम शंक्वाकार होता है। टंकी के निचले सिरे पर पानी छोड़ने के लिए एक नली लगी रहती है और ऊपरी सिरे पर पानी
बाहर जाने के लिए एक टोटी लगी होती है। निचले सिरे से पानी अंदर जाने के लिए एक टोटी लगी होती है, ऊपरी सिरे से पानी बाहर निकलने के लिए एक टोटी लगी होती है। बॉल मिल में पिसा हुआ आयस का टुकड़ा ऊपर से टंकी में डाला जाता है और नीचे से उस टंकी में पानी का तीव्र प्रवाह छोड़ा जाता है। अब आप जानते हो कि अशुद्धियां, मृदा जो अशुद्धियां होती है हल्की होती हैं। पानी हल्की होने के कारण, पानी के प्रवाह के कारण वह मृदा अशुद्धियां ऊपर चली जाती हैं और ऊपर की स्थित टोटी से पानी के प्रवाह के साथ वह बाहर निकल जाती है और अयस्क के भारी कण टंकी के निचले भाग में जमा हो जाते हैं। इस तरह अयस्क के भारी कण और मृदा जो हल्की अशुद्धियां होती हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। इस तरह अयस्क का सांद्रीकरण हो जाता है। तो अयस्क के सांद्रीकरण की पहली पद्धति आपने पढ़ा गुरुत्वीय पृथक्करण, जिसमें दो पद्धतियां थी, बिल्फी टेबल पद्धति और दूसरा जल शक्ति पर आधारित पद्धति। अब तीसरा पद्धति है, अब दूसरी अयस्क के पृथक्करण की पद्धति है चुंबकीय पृथक्करण। पहली गुरुत्वीय पृथक्करण थी, अब चुंबकीय। गुरुत्वीय पृथक्करण में दो पढ़ा आपने, अब अगला है चुंबकीय पृथक्करण की पद्धति। इस पद्धति में विद्युत चुंबकत्व वाले यंत्र की आवश्यकता होती है। चुंबकीय पृथक्करण का मतलब क्या होता है? चुंबक की सहायता से अलग करना। तो एक इसमें ऐसा यंत्र होता है जिसमें क्या रहता है? चुंबक लगा रहता है। अब आकृति देख रहे होंगे तो इस पद्धति में लोहे के दो रोलर होते हैं, लोहे के दो प्रकार के रोलर होते हैं और उन पर एक गोल घूमने वाला पट्टा लगा होता है। दो पहिए की तरह दो रोलर होते हैं और उसमें घूमने वाला पट्टा लगा होता है। इन दोनों रोलरों में एक रोलर अचुंबकीय होता है और दूसरा रोलर चुंबकीय होता है। पहले जो रोलर में जो होता है अचुंबकीय गुणधर्म होता है और दूसरे रोलर में चुंबकीय गुणधर्म होता है और इन पर घूमने वाला जो पट्टा है वह चमड़े का या पीतल का होता है। अब इसमें अयस्क को अलग कैसे करते हैं? जिस अयस्क में चुंबकीय गुणधर्म होता है उस अयस्क का बारीक चूर्ण जो है कहां से छोड़ा जाता है? रोलर का घूमने वाला जो सिरा जो है, जो अचुंबकीय रोलर है, उस अचुंबकीय रोलर के सिरे से उस घूमने वाले पट्टे पर अयस्क के चूर्ण क्या होते हैं? छोड़े जाते हैं, गिरा जाते हैं। इस चुंबकीय रोलर के पास दो संग्राहक पात्र रखे होते हैं। आप तो जानते हैं कि जो अयस्क है उसमें चुंबकीय गुणधर्म होता है, चुंबकीय और जो आकर्षित होगा, और जो मृदा अशुद्धियां होती हैं उनमें चुंबकीय गुणधर्म नहीं होता है तो वह रोलर की ओर आकर्षित नहीं होगी। तो जैसे यह अयस्क को पट्टे पर छोड़ा जाता है, जब वह चुंबकीय रोलर के पास आता है तो मृदा अशुद्धियां जो है उसकी तरफ आकर्षित नहीं होती, तो दूर जाकर गिरती हैं। तो दूर जो संग्राहक रखा होता है उसमें इकट्ठी होती है और जो अयस्क होता है उसमें चुंबकीय गुणधर्म होने के कारण वह रोलर के से चिपका हुआ ही जब रोलर के नजदीक गिरता है तो रोलर के नजदीक रखे संग्राहक में वह गिरता है। इस प्रकार चुंबकीय और चुंबकीय गुणधर्म का उपयोग करके अयस्क में से अशुद्धियों को निकालकर अयस्क को सांद्रीकृत किया जाता है। बहुत से अयस्क को इस पद्धति द्वारा सांद्रीकृत किया जाता है, जैसे कैसिटराइट है जो टीन का अयस्क है। इस अयस्क में स्टेनिक ऑक्साइड होता है। यह इसमें जो अचुंबकीय अशुद्धियां टंगस्टन, फेरस टंगस्टन होती है, जिसको इस पद्धति द्वारा अलग किया जाता है। अब अयस्क के सांद्रीकरण की अगली पद्धति है फेन उत्प्लावन पद्धति। फेन उत्प्लावन पद्धति में अयस्क में उपस्थित दो गुणधर्मों का पर आधारित है। अयस्क में उपस्थित दो गुणधर्म कौन से? जल स्नेही और जल विरोधी।
इस दो गुणधर्म अयस्क के इस दो गुणधर्म का उपयोग करके फेन प्लावन विधि में अयस्क को सांद्रीकरण किया जाता है। जल स्नेही मतलब क्या होता है? जो जल में भीग जाए, यानी जल से जिसका स्नेह, जो जल से भीग जाए, जिसमें जो जल में मिल जाए। और जल विरोधी मतलब जो जल में नहीं भीगता, वो तेल में भीगता है। तो इस तरह जल स्नेही और जल विरोधी यह दो गुणधर्म होता है। जो धातुओं के एक जो सल्फाइड के रूप में होते हैं, जैसे धातु के सल्फाइड, उनमें जल विरोधी गुणधर्म होता है, वह तेल में भीगते हैं। और उसमें जो मृदा शुद्धियां होती हैं वह जल स्नेही होती हैं, वो पानी में भीग जाती है। इस पद्धति का उपयोग करके फेन उत्प्लावन पद्धति में अयस्क को सांद्रीकृत किया जाता है, अयस्क से अशुद्धियों को अलग किया जाता है। फेन उत्प्लावन पद्धति में देखो, एक बड़ी टंकी होती है। इस टंकी को पानी से भरा जाता है। इस पानी से भरी हुई टंकी में बारीक पीसे हुए अयस्क को डाला जाता है और कुछ विशिष्ट वानस्पतिक तेल जैसे पानी का तेल या पाइन ऑयल, नीलगिरी का तेल इत्यादि डाले जाते हैं। और उच्च दाब के साथ इसमें हवा का झोंका भी प्रवाहित किया जाता है। इस टंकी में देखो एक स्टरर लगा रहता है, जिसको उत्प्लावक आपकी बुक में लिखा होगा। उत्प्लावक होता है टंक जो है वह टंकी के मध्य भाग में होता है, जिसको घुमाया जाता है, मथनी का कार्य करता है। वो घूमता है तो पूरे अयस्क और पानी और तेल के मिश्रण को पूरी तरह मथता है। जब आवश्यकता होती है तब उस उत्प्लावक का मथनी का उपयोग किया जाता है। प्रवाहित हवा के झोंके के कारण बुलबुले बनते हैं। मथनी जब चलती है तो मथनी के कारण तेल, पानी और हवा के बुलबुले मिलकर क्या बनता है? झाग बनता है। वह झाग टंकी के ऊपरी पानी की सतह पर क्या होता है? इकट्ठा होता है। सल्फाइड अयस्क के कण मुख्य रूप से तेल में भीगने के कारण झाग के साथ पानी पे तैरने लगते हैं और अशुद्धियां पानी में चली जाती हैं। इस तरह अयस्क और अशुद्धियों को अलग किया जाता है। इस तरह की पद्धति जो है, खास करके जो बहुत सारे अयस्कों में जैसे सल्फाइड अयस्क होते हैं, जैसे जिंक ब्लेड होता है, कॉपर पायराइट होता है, इन अयस्कों को सांद्रीकृत करने के लिए फेन उत्प्लावन पद्धति का उपयोग किया जाता है। अब अगला जो है अयस्क के सांद्रीकरण की पद्धति है निच्छालन। निच्छालन में अयस्क को सांद्रीकृत कैसे किया जाता है? खास करके एल्युमिनियम, सोना, चांदी, इन धातुओं का उनके अयस्क के निष्कर्षण करने के लिए पहले उनका निच्छालन किया जाता है। निच्छालन कैसे होता है? इस पद्धति में अयस्क को एक विशिष्ट विलयन में बहुत देर तक भिगो कर रखा जाता है, उसके साथ गर्म किया जाता है और अयस्क उस विशिष्ट विलयन के साथ रासायनिक क्रिया करके उसमें घुल जाता है और मृदा अशुद्धियां उसके साथ क्रिया नहीं करती हैं, इसलिए वो उसमें घुलती नहीं है और अलग हो जाती है। मैंने एक बात क्या बताया, निच्छालन में क्या होता है? इस पद्धति में अयस्क को एक विशिष्ट विलयन, रासायनिक विलयन के साथ बहुत देर तक भिगो कर रखा जाता है या उनके साथ गर्म किया जाता है। तो विलयन के साथ अयस्क की रासायनिक क्रिया हो जाती है और वो उसमें घुल जाता है, परंतु मृदा अशुद्धियों के साथ विलयन की क्रिया नहीं होती है, तो मृदा अशुद्धियां उसमें नहीं घुलती हैं। इस तरह अशुद्धियां मृदा से अलग, अशुद्धियां या मृदा जो है अयस्क से अलग हो जाती है। उदाहरण के लिए बॉक्साइट जो एल्युमिनियम का अयस्क है, उसका भी सांद्रीकरण इसी पद्धति द्वारा किया जाता है। उसको जली सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट के साथ भिगोकर गर्म किया जाता है, तो एल्युमिनियम उसमें घुल जाता है और अशुद्धियां क्या हो जाती हैं? अलग हो जाती है। इस चैप्टर में अभी आप आगे पढ़ेंगे एल्युमिनियम के अयस्क का सांद्रीकरण।
अब देखो, मैंने क्या बताया था आपका कि धातु विज्ञान में 3 क्रिया होती है। पहला तो एस का सांद्रीकरण आपने पढ़ा, अब धातु का निष्कर्षण, उसके बाद उसका शुद्धिकरण। तो सांद्रीकरण आपने पढ़ लिया, अब आता है धातु का निष्कर्षण। धातु का निष्कर्षण, अयस्क सांद्रीकृत हो जाता है तो सांद्रीकृत अयस्क से धातु को अलग किया जाता है, धातु को प्राप्त किया जाता है। इसको हम कहते हैं अयस्क का निष्कर्षण। अयस्क से धातु का निष्कर्षण करते समय धातु अधिकतर जानते हो धन आयन के रूप में होते हैं। तो अयस्क से धातु का निष्कर्षण करते समय धातु के धन आयनों से हम धातु प्राप्त करते हैं। इस क्रिया में हम धातु के धन आयनों का अपचयन करते हैं। अब अपचयन किस प्रकार करना है, यह धातु की क्रियाशीलता पर निर्भर होता है। आपने धातुओं की क्रियाशीलता पढ़ी इसके पहले। कुछ धातुएं बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं तो उनको अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं, कुछ मध्यम होती हैं तो उनको मध्यम क्रियाशील धातुएं कहा जाता है, कुछ बहुत ही कम क्रियाशील होती हैं तो अत्यंत कम क्रियाशील धातुएं कहा जाता है। तो अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? अधिक क्रियाशील धातुएं आपने इसके पहले पढ़ा, पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, ये सभी धातुएं क्या होती है? अधिक क्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन के साथ तुरंत क्रिया कर लेती है, हाइड्रोजन के साथ तुरंत क्रिया कर लेती है। तो इन धातुओं के अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए उनका विद्युतीय अपघटन कराया जाता है, विद्युत अपघटन, अपचयन कराया जाता है। यानी धातुओं को पिघलाकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धातु उसमें से अलग हो जाती है। इसको कहा जाता है विद्युतीय अपघटनी अपचयन। उदाहरण सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन धातुओं के अयस्क जो होते हैं उनके क्लोराइड्स में होते हैं। इन धातुओं के क्लोराइड्स को पिघलाकर जब इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ऋणाग्र पर धातु जमा हो जाती है और धनाग्र पर, ऋणाग्र मतलब कैथोड और धनाग्र मतलब एनोड, ऋणाग्र यानी कैथोड पर धातु जमा हो जाती है और धनाग्र यानी एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। इस तरह हम अधिक क्रियाशील धातुओं से धातु को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने क्या बताया, अधिक क्रियाशील धातुओं को क्या किया जाता है? अधिक क्रियाशील धातुओं से धातु प्राप्त करने के लिए, खासकर उनके क्लोराइड से धातु प्राप्त करते हैं तो उनका अयस्क को पिघलाकर उसका विद्युत अपघटनी अपचयन किया जाता है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील धातु हैं, इनके क्लोराइड्स को लेकर, यानी इनका जो अयस्क क्लोराइड के रूप में होता है उसको लेकर उसको पिघलाकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धातु जो होती है वह ऋणाग्र यानी कैथोड पर प्राप्त हो जाती है, जमा हो जाती है, और क्लोरीन गैस धनाग्र यानी एनोड पर जमा होती है। आपकी बुक में सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन दिया है कि सोडियम क्लोराइड को पिघलाकर जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके उसका जब विद्युत अपघटन प्राप्त किया जाता है तो सोडियम धातु ऋणाग्र पर प्राप्त होती है और धनाग्र पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। उसका रासायनिक समीकरण आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ऋणाग्र पर क्या क्रिया होती है? ऋणाग्र पर सोडियम आयन जाता है, सोडियम आप जानते हो कि आयनिक यौगिक है तो सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम धन आयन होता है। जब धन आयन ऋणाग्र पर पहुंचता है तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम धातु में परिवर्तित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या होता है? अपचयन होता है। तो ऋणाग्र में पहुंचकर वह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बना दिया? सोडियम धातु प्राप्त होता है। धनाग्र पर जो क्लोराइड आयन है, 2 क्लोराइड आयन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो जाता है। यह ऑक्सीकरण क्रिया है। इस तरह क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है और सोडियम धातु प्राप्त हो जाती है। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड से मैग्नीशियम प्राप्त की जाती है, कैल्शियम क्लोराइड को पिघलाकर उसमें विद्युत अपघटन करके कैल्शियम प्राप्त की जाती है। अब एल्युमिनियम भी एक क्रियाशील धातु है तो आपकी बुक में एल्युमिनियम का निष्कर्षण की एक अलग पद्धति होती है।
कैसे उसको निच्छालन पद्धति और उसके अयस्क को शांतिकृत किया जाता है, फिर उस शांतिकृत अयस्क से कैसे अल्युमिनियम प्राप्त की जाती है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।